चलो कैसे हो। तो आप सबको मारवाड़ क्लासेज के इस ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। अपन 4th ग्रेड राजस्थान सतुर श्रेणी भर्ती के अंदर अपन बात जिस सब्जेक्ट की करेंगे वो सब्जेक्ट है कौन सा? साइंस, विज्ञान, जिसके आपके कितने क्वेश्चन आते हैं? 5 क्वेश्चन आते हैं। उन 5 क्वेश्चनों की बम्पर बौछार लाने का काम करेंगे। तो सबसे पहले सिलेबस का पेज आपके पास आ चुका होगा। लगभग सिलेबस से आप सभी विदित हो कि अपने इस राजस्थान सतुर श्रेणी भर्ती के अंदर साइंस सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं। टॉपिक का आपको पता है और क्वेश्चन बताना मेरा काम है। तो चलिएगा, अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं। मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान किसे कहते हैं? किसे कहते हैं विज्ञान? प्रकृति द्वारा क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित एवं प्रयोगों द्वारा प्रमाणित ज्ञान क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। साइंस ये दावे के साथ कहती है यदि कोई भी कार्य किया जा रहा है तो उसका कोई लॉजिक है, उसकी कोई तार्किकता है, कोई कार्य संपादन हो रहा है तो उसके पीछे कोई न कोई बल काम कर रहा है। साइंस ये कहना चाहती है कोई भी गतिविधि को अंजाम दिया रहा है तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कोई न कोई बल काम कर रहा है। अर्थात साइंस हर बात को प्रयोगों द्वारा प्रमाणित करती है। यानी विज्ञान किसे कहेंगे? तो प्रकृति में विद्यमान, प्रकृति में विद्यमान, विद्यमान का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल, प्रकृति में विद्यमान क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित एवं प्रयोगों द्वारा प्रमाणित ज्ञान। क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, प्रयोगों द्वारा प्रमाणित ज्ञान क्या कहलाएगा? विज्ञान कहलाएगा। ठीक है, प्रयोगों द्वारा प्रमाणित ज्ञान विज्ञान कहलाएगा। और मैं बात करूं विज्ञान की, विज्ञान को अपन अलग अलग शाखाओं के रूप में देखते हैं, फिर अपन अध्ययन करना शुरू करेंगे। विज्ञान, विज्ञान को अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? 3। कितने भागों में? किसकी दृष्टि से? हाँ, अध्ययन की दृष्टि से। अध्ययन का अर्थ क्या हुआ? बस पढ़ने के हिसाब से, पढ़ने के हिसाब से अध्ययन की दृष्टि से विज्ञान की शाखाएं कितनी हैं? 3 शाखाएं। कौन कौन सी है भाई? सब जानते हो ना? बिल्कुल बिल्कुल, बड़े मल्टी टैलेंट होते। जीव विज्ञान, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेरी गुड, बायोलॉजी। दूसरी रासायनिक विज्ञान, जिसको क्या कहते हैं? अच्छा, केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, रासायनिक विज्ञान जिसको कहते हैं क्या? केमिस्ट्री। और अगली कौन सी शाखा? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान जिसको क्या कहते हैं? फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ ये इतनी बात आप आसानी से जान रहे हो। अब आगे बात करते हैं इन तीनों शाखाओं के जनक कौन है। यानी यहां से अपने एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनने शुरू हो जाते हैं। बात करते हैं किसकी? जनक की, क्योंकि अपन ने 0 लेवल से कहानी शुरू की है, साइंस की पहली क्लास है, इसलिए फिर अपन टॉपिक उठाएंगे आगे। जनक की मैं बात करूं तो जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। कौन है? अरस्तु। ठीक है, जीव विज्ञान के जनक है अरस्तु। और रासायनिक विज्ञान के जनक कौन है? लेवोशियर। कौन है? लेवोशियर। और भौतिक विज्ञान के जनक कौन है? कौन है? न्यूटन। कौन है? न्यूटन है। ठीक है, बहुत सामान्य बात है, साथ साथ में याद हो रही है। ठीक ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और इसी जीव विज्ञान को अध्ययन की दृष्टि से या जीवों की प्रकृति के आधार पर जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है। यानी जीव अर्थात सजीव। सजीव दुनिया में 2 प्रकार के होते हैं, एक जंतु और दूसरे
पादप। तो एक तो जंतु विज्ञान, कौन सी विज्ञान? जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान जिसको क्या कहते हैं? जिसको क्या कहते हैं? जूलॉजी। क्या कहते हैं? बिल्कुल, जंतु विज्ञान जिसको जूलॉजी कहते हैं। और दूसरी है पादप विज्ञान या वनस्पति विज्ञान। ठीक है, वनस्पति विज्ञान कहो या फिर क्या कह सकते हैं? पादप विज्ञान कह सकते हैं, जिसे क्या कहते हैं? वेरी गुड, क्या कहते हैं? बॉटनी कहते हैं। चलिएगा, अब इन्हीं शाखाओं के जनक की यदि बात की जाए तो जंतु विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। संपूर्ण जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी के भी जनक अरस्तु है, और बायोलॉजी की प्रथम शाखा जंतु विज्ञान के भी जनक कौन है? अरस्तु है। और पादप विज्ञान अर्थात पादपों का अध्ययन बॉटनी कहलाता है। और पादप विज्ञान का जनक कौन है? तो पादप विज्ञान का जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। और फिर इधर आगे चले तो विश्व स्तर पर रासायनिक विज्ञान के जनक है कौन? लेवोसियर। संपूर्ण विश्व स्तर पर। और भारत के संदर्भ में, भारत के दृष्टिकोण में देखा जाए तो यहां से अपने एक नई बात बनती है, भारतीय रसायन शास्त्र के जनक। भारतीय रसायन शास्त्र के जनक। विश्व स्तर पर तो रासायनिक विज्ञान के जनक कौन है? लेवोसियर। भारतीय रसायन शास्त्र के जनक कौन है? भारतीय रसायन शास्त्र के जनक कौन है? प्रफुल्ल चंद्र रे। प्रफुल्ल चंद्र रे। और इधर अपन आगे बढ़े, भौतिक विज्ञान के जनक तो कौन है? न्यूटन। लेकिन आधुनिक भौतिकी का जनक पूछे, मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी, आधुनिक भौतिकी के जनक यदि पूछे आपको, आधुनिक भौतिकी के जनक, आधुनिक भौतिकी के जनक कौन है? हाँ बिल्कुल, कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन। ये सारी बातें केवल वन लाइनर फैक्ट के रूप में थी, इसलिए आपको यथासंभव याद करने की कोशिश करनी है। ये देखिए, ये बात अपन ने यहाँ छापी है। विज्ञान, विज्ञान की तमाम शाखाएं, शाखाओं की शाखाएं और उनके जनक। अब आप आराम से कॉपी निकालिए, पहले विज्ञान की परिभाषा लिखते हैं, फिर विज्ञान की शाखाएं लिखते हैं, फिर टॉपिक शुरू करते हैं। हेडिंग लगाओ विज्ञान। और लिखो, लगा दी बढ़िया रंगीले पेन से हेडिंग। ओके, आगे छापना शुरू करो। प्रकृति में विद्यमान, आवाज आ रही है पीछे तक? ठीक। प्रकृति में विद्यमान, प्रकृति में विद्यमान क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित एवं प्रयोगों द्वारा प्रमाणित ज्ञान, एवं प्रयोगों द्वारा प्रमाणित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। प्रकृति में विद्यमान क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित एवं प्रयोगों द्वारा प्रमाणित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। लिख दी सभी ने? इसको करना है क्या? कॉपी उतारो। दिखाई नहीं दे रहा है? क्यों? परिभाषा बोलनी दोबारा। प्रकृति में विद्यमान, ये आपके सामने लिखी पड़ी है। प्रकृति में विद्यमान क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित एवं प्रयोगों द्वारा प्रमाणित ज्ञान, एवं प्रयोगों द्वारा प्रमाणित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। लिख दी सभी ने? ठीक। अब इसको उतारिए। विज्ञान, विज्ञान की शाखाएं,
लिखने में थोड़ी सी स्पीड रखे, क्योंकि इन ऑनलाइन वालों की भावना का कदर करना पड़ेगा अपन को, इसलिए लिखे थोड़ा फटाफट, समझे आराम से, लिखे स्पीड से। चले आगे। आज लिखे या रात के लिखे हुए थे? हाँ, ठीक ठीक। बिल्कुल, आप सुबह सुबह बहुत जल्दी जल्दी उठकर पढ़ने आ जाते हो। आपके जोश को देखकर ऐसे लगता है यही जज्बा रहा तो हर मुश्किल का। अरे वाह, क्या शायर हो तुम तो, सारे कबीर जी के पोते लग रहे हो। यही जज्बा रहा तो हर मुश्किल का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या हुआ यहीं से जल भी निकलेगा। लोग डर जाते हैं मुसीबतों को देखकर, मेरे दोस्त कभी घबराना मत, रातों के दामन से कल सुनहरा कल भी निकलेगा। ये नॉट अलाउ कर रहे पीछे वाले, क्यों? छापा छापी प्रतियोगिता चल रही है इसलिए। चले, लिखो लिखो। अब अगली बार है सारा बोल बोल के लिखाऊंगा, ठीक है? कहानी क्लोज, इंतजार की घड़ियां खत्म रहेगी। अब एक बार थे छाप दो। चलो चले। ठीक ठीक, एक ही स्लाइड है जिसमें आपके जितना इंतजार करवाना उतना करवा लो, सारे बोल बोल के लिखाऊंगा अब आगे। चलिएगा, अब शुरू करते हैं टॉपिक जिसमें सबसे पहले जीव विज्ञान को उठाते हैं। आपके सबसे ज्यादा रोल है वो जीव विज्ञान का है। भौतिक विज्ञान का केवल आपके एक टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश भी पूरा नहीं है, प्रकाश की 7 से 8 घटनाएं, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ध्रुवण, विवर्तन। लेकिन आपके सिलेबस में केवल एक घटना है फिजिक्स की, प्रकाश का परावर्तन। केमिस्ट्री बहुत बड़ी है, लेकिन आपके केवल केमिस्ट्री के 2 टॉपिक है, एक तो है रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन और एक है धातु और धातु एवं उसके यौगिक। और जीव विज्ञान, इन जितना केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों का रोल 30% है और अकेली बायोलॉजी का रोल 65 से 70% नजर आ रहा है, जिसके अंदर पहला टॉपिक है कोशिका। कोशिका और शरीर की संपूर्ण संरचना, यानी कोशिका के बारे में जानेंगे, और इसी के साथ शरीर की संपूर्ण संरचना का अर्थ हुआ शरीर के तमाम अंग, जिनके माध्यम से हमारे शरीर की तमाम क्रियाएं संपादित होती है, जैसे श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, कंकाल तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, पाचन तंत्र। ये सारे तंत्र इनके अंदर पढ़ेंगे, तमाम अंगों का परिचय पढ़ेंगे, उनका कार्य पढ़ेंगे, एग्जाम से रिलेटिव सारी बातें करेंगे। 2, तीसरी बात आपके अगली है रोग। क्या है? रोग, रोगों से रिलेटिव पर्सन, रोग होने के कारण और रोगों के उपचार। और रोगों के अलावा अगला टॉपिक आपके है अनुवांशिकता से संबंधित शब्दावलियां। अनुवांशिकता पूरी भी नहीं है, केवल क्या है, अनुवांशिकी से संबंधित शब्दावलियां हैं ये सिलेबस। इसके अलावा एक आपके लिए पर्सनल टॉपिक दिया है, फर्स्ट ग्रेड वालों के होता है स्कूल मैनेजमेंट और अपने है कचरा मैनेजमेंट, और उसको बड़े चाव से पढ़ेंगे, यानी अपशिष्ट प्रबंधन। क्या है? बिल्कुल,
चलिएगा तो शुरू करते हैं बायोलॉजी का चैप्टर, और जिसमें बायोलॉजी की अंतरात्मा, पृष्ठभूमि का निर्माण करने वाली कोशिका। क्या? चलिएगा, आप बड़ी तंदुरुस्ती के साथ क्या करोगे? केवल सुनोगे। क्या करोगे? बिल्कुल आराम से सुनिएगा। कोशिका, कोशिका को क्या कहते हैं? सेल। क्या कहते हैं? ठीक है, कोशिका। अब कोशिका की एक एक बात उठाते हैं। सबसे पहली बात करते हैं कि कोशिका क्या होती है। कोशिका क्या होती है? ऐसी क्या खास कोशिका है जिसकी शुरुआत कोशिका से की जा रही है? कोशिका किसे कहते हैं? किसे कहते हैं कोशिका? बिल्कुल, शरीर की सबसे छोटी इकाई, शरीर की क्रियात्मक, संरचनात्मक या मूलात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। हमारे शरीर का किसी एक हिस्से को आप लीजिएगा, जैसे अंगुली के इतने हिस्से को लीजिए जिसमें लाखों कोशिकाएं आएगी। हमारा शरीर असंख्य कोशिकाओं से मिलकर निर्मित हुआ है। यानी हमारे शरीर की जितनी भी प्रक्रियाएं संपादित होती है, शरीर जितना भी हम सबको कार्य करता हुआ नजर आ रहा है, चाहे श्वसन के माध्यम से, चाहे पाचन के माध्यम से, चाहे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के तहत जितनी जैविक क्रियाएं शरीर में संपादित हो रही है, वो हर जैविक क्रिया प्रत्येक कोशिका के अंदर संपादित होती है। प्रत्येक कोशिका के अंदर संपादित होने के बाद जो हमको बाहर नजर आता है, मुख्य रूप से शरीर की क्रियाओं को जिसे कहते हैं। अर्थात हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। शरीर की संपूर्ण जैविक प्रक्रियाएं कोशिकाओं की घटनाओं का परिणाम है। जो कोशिकाओं के अंदर घटनाएं, जैविक प्रक्रियाएं होती है, वही शरीर की प्रक्रियाएं मानी जाती है। अर्थात हमारी शरीर का निर्माण किससे मिलकर हुआ है? कोशिका से। सबसे छोटी इकाई कोशिका है। यानी कोशिका के सामान्य परिचय की बात करें तो कोशिका शरीर की कैसी इकाई है? संरचनात्मक। कैसी है? संरचनात्मक। यानी संरचना, स्ट्रक्चर, बॉडी का जो स्ट्रक्चर तैयार करती है वो कौन करती है? कोशिका। जिस प्रकार एक मकान बनाने के लिए ईंट होती है, ईंट मिलकर या पत्थर मिलकर किसका निर्माण करते हैं? बहुत बड़ी बिल्डिंग का निर्माण करते हैं। उस प्रकार ये संरचनात्मक इकाई के रूप में काम करती है। इसी के अलावा मुख्य केंद्र बिंदु जिसके तहत उसकी बनावट के आधार पर शरीर का निर्माण होता है, अर्थात शरीर का ये मूल है। कोशिका क्या है? शरीर की मूल है, जड़ है। शरीर की संरचनात्मक, शरीर की मूलात्मक या शरीर की प्रत्येक क्रियाओं को संपादित करने के लिए योगदान किसका रहता है? कोशिका का। इसलिए शरीर की कैसी इकाई है? शरीर की क्रियात्मक इकाई है, अर्थात शरीर की सबसे सूक्ष्म इकाई। शरीर की सबसे सूक्ष्म इकाई, शरीर की सबसे छोटी इकाई का नाम क्या है? कोशिका है। क्या है? कोशिका। अर्थात कवि यूं कहना चाहता है कि हमारा शरीर, शरीर की सबसे छोटी इकाई का नाम है कोशिका। क्या है? कोशिका। जब कई सारी एक जैसी कोशिकाएं आपस में मिलेगी तो किसका निर्माण करेगी? उत्तक का निर्माण करेगी। किसका करेगी? जब कई सारे उत्तक जब मिल जाएंगे तो किसका निर्माण करेगी? अंगों का निर्माण करेगी। और कई सारे जब अंग मिल जाएंगे तो किसका निर्माण करेगी? कई सारे जब उत्तक मिलेंगे तो अंगों का निर्माण। हाँ, और कई सारे जब अंग मिल जाएंगे तो किसका निर्माण होगा? और कई सारे तंत्र मिलकर किसका निर्माण करेंगे? और कई सारे शरीर मिलकर किसका करेंगे? शरीर मिलकर किसका करेंगे? ओ, समाज का। और समाज सृष्टि का। कुल मिला के उसी सृष्टि में हम जी रहे हैं, उसी की सबसे मौलिक इकाई को जानने का प्रयास कर रहे हैं। यानी शरीर की सबसे छोटी इकाई का नाम क्या है? कोशिका है। ठीक है, फिर कोशिका से एक सामान्य सी बात देखते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम जब जैसे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी है, पशु परिसर भर्ती है, जो 3rd ग्रेड लेवल या उससे नीचे की भर्तियां होती है, जिसके अंदर कई ऐसी बातें हैं जो वन लाइनर फैक्ट के रूप में एग्जाम में ज़्यादा घुमा फिरा करना सीधा पूछा जाता है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना, इसी कोशिका को यदि रीट में पढ़ाया जाए तो अलग तरीके से पढ़ाया जाएगा, इसी को 2nd ग्रेड में पढ़ाए तो अलग तरीके से पढ़ाए, इसी को चतुर्थ श्रेणी में पढ़ा रहे तो अलग तरीके से, और इसी को मैं आर्मी की क्लास में पढ़ाता हूं तो अलग तरीके से। क्योंकि एग्जाम का लेवल आज दिन तक एग्जाम क्या पूछना चाहता है वहां तक पहुंचकर ही टॉपिक का अध्ययन करना सार्थकता है। क्योंकि आपका टारगेट केवल पेज भरना नहीं है, आपका टारगेट इन पेजों में से परीक्षा में प्रश्न आना है। और मेरी सार्थकता यही है, छपा हर पृष्ठ एग्जाम की अंतरात्मा की आवाज बने। तो सुनो, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? किसका अध्ययन? कोशिका का अध्ययन। यानी संपूर्ण कोशिका। जैसे मैंने पहले लिखाया, पादप विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? बताओ, पादपों का अध्ययन क्या कहलाता है? बॉटनी। जंतु विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? जूलॉजी। ठीक उसी प्रकार कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? बिल्कुल, साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन कहलाता है क्या? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है।
कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। और यहाँ उत्तक की भी बात आई है तो बताओ उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। ये दोनों वर्ड बहुत काम के हैं। उत्तकों का अध्ययन, हिस्टोलॉजी। उत्तक आपके सिलेबस में नहीं है, नहीं तो पूरे उत्तक आगे अलग टॉपिक से पढ़ते। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है और उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। और साइंस के अंदर बड़े आराम और बड़े प्रेम से पढ़ेंगे। कोशिश ये करना है, हर सब्जेक्ट का टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि बड़ी शिद्दत से क्लास में नोट्स बनाएंगे, फिर कमरे जाएंगे और फिर याद करेंगे। हर सब्जेक्ट में ये पॉसिबल, एक दो सब्जेक्ट तो ऐसे भी तय होने चाहिए कि चलती क्लास, रनिंग क्लास के अंदर जिस दिन सिलेबस की अंतिम क्लास हो उस दिन हमारे रिवीजन का भी अंतिम दिन हो। मतलब वो सिलेबस पूरा हुआ और हमने हमारे खाते के अंदर 5 क्वेश्चन जमा कर लिया। हर बड़ा पर्सन बड़ी शिद्दत से सुनना है, शिद्दत के साथ याद करना है। समझ में नहीं आए तो एक बार नहीं 1000 बार पूछना है, लेकिन जब आप पूछोगे तो बड़ी तंदुरुस्ती के साथ आपको क्या दिया जाएगा? जवाब दे दिया जाएगा। अब कोशिका का सामान्य परिचय को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले बात आती कोशिका क्या है। इस कहानी को आगे बढ़ाए तो कोशिका के खोजकर्ता, प्रश्न उठता है कि कोशिका की खोज किसने की? कोशिका के खोजकर्ता कौन है? कोशिका के खोजकर्ता कौन है भाई? कोशिका के खोजकर्ता, तो कोशिका के खोजकर्ता है कौन? बिल्कुल, रॉबर्ट हुक। कोशिका के खोजकर्ता रॉबर्ट हुक ने है। और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने कब की? सन 1665 में की। किसमें की? कोरक की छाल में। छाल किसको बोलते हैं? कोरक एक पौधा है। छाल किसको बोलते हैं? मारवाड़ी में अपन उसको बोलते हैं क्या? सोडा। क्या बोलो? हाँ, तो रॉबर्ट हुक 1665 में कोरक की छाल में, किसमें? हाँ, कोरक की छाल में की। और लेकिन जो रॉबर्ट हुक के द्वारा जो कोशिका खोजी गई थी वो कोशिका कैसी थी? वो कोशिका मृत कोशिका थी, मृत या निर्जीव कोशिका थी। तो कोशिका के रूप में तो खोज लिया गया। तो दोनों क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है, कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। मृत कोशिका या निर्जीव कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने की। जब ये कोशिका मृत थी तो अगला क्वेश्चन बन जाता है, सजीव या जीवित कोशिका की खोज किसने की? सजीव या जीवित, सजीव या जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन है? तो कौन है? बिल्कुल, सजीव या जीवित कोशिका के खोजकर्ता है कौन? ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने सजीव कोशिका की खोज सन 1674 के अंदर की। और किस में की? शैवाल में या जीवाणु में? जीवाणु में की। जीवाणु के अंदर की। यदि उस नोट्स में हो तो करेक्शन कर लेना। जीवाणु में की, जीवाणु में की। और ये कोशिका कैसी थी? सजीव कोशिका थी। सर्वप्रथम माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया के तहत यानी जीवाणु में खोजी। और इन्होंने जीवाणु की खोज भी किसने की? ल्यूवेनहॉक ने की। और जीवाणु की संरचनाओं के बारे में जब जीवाणु के शरीर की संरचना पढ़ी तो किसका अध्ययन हो गया? कोशिका का अध्ययन हो गया, क्योंकि शरीर की मुख्य रूप से संरचनात्मक इकाई कौन है? कोशिका। तो जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने सन 1674 में किसमें की? जीवाणु में की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब कोशिका की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अपन देखते हैं अब कोशिका क्या है। तो यहां से अपने कुछ बातें बनती है कि कोशिका की खोज हो गई। अब कोशिका से रिलेटिव कुछ फैक्टिव बातें बनती है। सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? सबसे छोटी कोशिका किसकी है? तो संपूर्ण सजीव जगत की मैं बात करूं, संपूर्ण सजीव जगत, सजीव जगत में सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? संपूर्ण सजीव जगत में सबसे बड़ी कोशिका किसकी है भाई? सबसे बड़ी कोशिका, संपूर्ण सजीव जगत में सबसे बड़ी कोशिका। और दूसरा पॉइंट बन जाता है संपूर्ण सजीव जगत के अंदर सबसे छोटी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका कौन बताएगा? बिल्कुल, पुराने वाले तो बता ही सकते हो ना। वही बात है, सबसे बड़ी किसकी है? शुतुरमुर्ग के। बिल्कुल, ये बात है, शुतुरमुर्ग के अंडे की। शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी कोशिका है, शुतुरमुर्ग के अंडे की। और सबसे छोटी कोशिका किसकी है? सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या है? माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ही किसे बोलते हैं? हाँ, बैक्टीरिया को हिंदी में क्या कहेंगे? जीवाणु। विषाणु को इंग्लिश में क्या कहेंगे? हाँ, प्रोटोजोआ को क्या कहते हैं हिंदी में?
प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ इंग्लिश शब्द है, प्रोटोजोआ को हिंदी में कहते हैं परजीवी। क्या कहते हैं? परजीवी। और कवक को इंग्लिश में क्या कहेंगे? हैं? हाँ, फंगस, फंजाई। ठीक है ना? आइटम 4 है लेकिन नाम, हाँ ठीक है। अब यहां बात हो गई सजीव जगत और सजीव जगत की सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका की, लेकिन हमें मुख्य रूप से जो अध्ययन करना है वो मानव विज्ञान का करना है। तो मानव शरीर के दृष्टिकोण से देखा जाए, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, अगली बात बनती है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका किसकी? बिल्कुल, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पूछे, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? अगली बात बन जाती है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका किसकी कोशिका होती है? और अगली बात बन जाती है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी, सबसे छोटी और सबसे लंबी कोशिका। तो देखिएगा, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? अंडाणु की कोशिका। किसकी होती है? अंडाणु की कोशिका। और सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? शुक्राणु की कोशिका। और सबसे लंबी किसकी होती है? तंत्रिका तंत्र की कोशिका। अब ये पांचों बातों हमें यहीं याद करनी है, तब आपको सीधी सीधी बात है, सजीव जगत की सबसे बड़ी कहे तो शुतुरमुर्ग बड़ा पक्षी है, पक्षी होते हुए भी शुतुरमुर्ग क्या नहीं कर सकता? पक्षी है शुतुरमुर्ग लेकिन उड़ नहीं सकता, इतना बड़ा है उसका शरीर। यानी सबसे बड़ी कोशिका किसकी हो गई? शुतुरमुर्ग के अंडे की। अब माइक्रो का अर्थ होता है अत्यंत छोटा। क्या होता है? तो माइकोप्लाज्मा और ऊपर से क्या है? बैक्टीरिया। तो सबसे छोटी बात हो गई। अब मानव शरीर की छोटी, बड़ी और लंबी कैसे याद रहेगी? अब मुझे ये बताओ, अंडाणु, अंडाणु का निषेचन कहां से होता है? कहां से होता है? अंडवाहिका। यानी कुल मिला के हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन है? मादाएं। और शुक्राणु का कौन है? नर। कौन है? अब आप आराम से पूरी सृष्टि में ऐनक लगाइए और देखिएगा कि दुनिया में दबदबा किसका कायम है। अपने आप में बड़ा कौन है? मादाएं। दबदबा किसका है? बिल्कुल आराम से हंसते हंसते किसका है? भामाशाह कार्ड की मुखिया कौन है? मादाएं। यानी सबसे बड़ी कोशिका, मैंने एक पिछले बहस में सुना है ना, कॉम्पिटिशन है सबसे बड़ा कौन है। आज तो मैं नहीं सुनाऊंगा, ऑन कैमरा, ऑफलाइन हो तो बहुत जबरदस्त चले अपने। नहीं नहीं, अब देखो अंडाणु, मादा सबसे बड़ी कोशिका मादाओं की, और बेचारे दुनिया के अंदर सबसे कोई सीधी सादी कौम है तो वो कौन है? नर है। और इस सीधी सादी कौम का दबदबा सबसे नीचे है, इनकी कोशिकाओं का पावर बिल्कुल कम है। सबसे छोटी कोशिका कौन है? शुक्राणुओं की। तंत्रिका तंत्र सबसे लंबी है, क्योंकि तंत्रिका तंत्र पूरे शरीर में होती है, एडी से लेकर चोटी तक। क्योंकि हमारे शरीर में जब भी तंत्रिका तंत्र का काम क्या होता है? संदेशों का परिवहन करना, संदेश, सूचनाओं या उद्दीपनों का परिवहन करना होता है तंत्रिका तंत्र का कार्य। जब पैर के अंदर कोई घटना घटित होती है तो हमारा मस्तिष्क कह देता है, पैर के अंदर कुछ भी छुपता है तो आभास हो जाता है कि ये पत्थर लगा है, या फिर कांटा लगा है तो किसका लगा है, या फिर बिच्छू या मधुमक्खी ने काटा है, या फिर आखिरकार बाबे मेहर करी है। लगभग अपन पैर के अंदर कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं लगा है तो भी हमें पता चलता है कि पैर के साथ क्या घटित हुआ है, क्योंकि हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन्स फैले हुए हैं और वो संदेशों का परिवहन करते हुए मस्तिष्क तक रिपोर्ट लाते हैं। तो एडी चोटी तक फैली हुई है। सबसे लंबी कोशिका किसकी है? तंत्रिका तंत्र की। एक कहानी छोटी सी और सुना देते हैं, फिर लिखाते हैं। अब देखो, यहीं से इंपॉर्टेंट कुछ बातें, जैसे शरीर की सबसे छोटी कोशिका, शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई का नाम है क्या? कोशिका। क्या है? कोशिका है। तो यहां से अपना प्रश्न बन जाता है, शरीर के कुछ अंग है, उनकी भी अपने आप में एक क्रियात्मक इकाई है। जैसे 4 अंग यहां मैं लिखता हूं, 4 संरचनाएं। पहली बात तो मैंने की क्या? श्वसन तंत्र। नाम सुना है आपने? ठीक। श्वसन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? श्वसन तंत्र की क्रियात्मक इकाई, जिस प्रकार श्वसन तंत्र की क्रियात्मक इकाई है, उसी प्रकार तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई किसकी? तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई। ज्यादा है ना, कई नया है, बहुत टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। पिछले बैच में मैं कहना पढ़ता पढ़ता नोट्स भेड़ा लेना आया है, ठीक है ना, जना आंसर बता रहा है, ठीक है, 10 जना है, हाँ ठीक है, ओके। और अगली है आनुवांशिकी। क्या?
आनुवांशिकी की क्रियात्मक इकाई, बिल्कुल आसानी से आपको याद होगा, अभी करवाते हैं। इन सब की क्रियात्मक इकाई क्या है? अब देखो, श्वसन तंत्र की क्रियात्मक इकाई। श्वसन तंत्र के अंदर सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो अंग कौन सा है? फेफड़ा। क्या है? फेफड़े का काम क्या होता है? फेफड़ा क्या काम करता है? श्वास तो लेता ही लेता है, लेकिन श्वास लेने को कहीं तात्पर्य तो फालतू को निकमो काम भगवान ने एक भी ऐड नहीं किया अपने। सारा काम, हर काम एक से बढ़कर एक इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपन श्वसन आखिर क्यों ले रहे हैं? ये तो है नहीं कि फेफड़ा पड़े पड़े भाई, चलती नाम गाड़ी है, पड़ी नाम खटारा, ये यूज नहीं हुआ तो खराब हो जाएंगे, लेकिन इनका कोई तात्पर्य अंदर था। श्वसन अपन क्यों लेते हैं और फेफड़े क्या काम करते हैं? फेफड़ों का काम है रक्त को शुद्ध करना, यानी रक्त के अंदर ऑक्सीजन को मिलाना तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालना। और रक्त, उसके अंदर तमाम छोटी छोटी नलिकाएं होती है, उन नलिकाओं से मिलकर फेफड़ों का निर्माण होता है, और उन छोटी छोटी नलिकाओं को कहा जाता है क्या? कूपिकाएं। क्या कहा जाता है? इसलिए फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई का नाम क्या है? कूपिकाएं, छोटी छोटी नलियां होती है। फिर बात करते हैं तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र की मैंने अभी बात की। पूरे शरीर के अंदर तंत्रिका तंत्र फैला हुआ होता है, और तंत्रिका तंत्र का जो जाल फैला होता है छोटी छोटी संरचनाओं के रूप में, उन्हें न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन मिलकर, जब न्यूरॉन पूरे शरीर से संदेशों को एकत्रित करके मेरुरज्जु को देते हैं, और मेरुरज्जु को संदेश आने के बाद मस्तिष्क तक पहुंचता है, और मस्तिष्क अपनी रिपोर्ट के आधार पुनः मेरुरज्जु से होता हुआ न्यूरॉन्स के माध्यम से अंगों को आदेश देता है, और वो क्रिया संपादित होती है। तो छोटी छोटी जो संरचनाएं फैली हुई होती है उन्हें न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है। और उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई का नाम क्या है? नेफ्रॉन। उत्सर्जन तंत्र के अंदर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? अरे नेफ्रॉन नहीं, ये अंग थोड़ा, ये तो संरचना है। अंग किडनी। कौन? किडनी का काम है रक्त शुद्धिकरण करना। रक्त के अंदर जितने भी अपशिष्ट पदार्थ मिले हुए होते हैं, वहां रक्त का पूरा रिफाइनरी के अंदर किस प्रकार जैसे काला गाढ़ा पदार्थ निकलता है, पेट्रोलियम पदार्थ, और उसके बाद अलग अलग शुद्ध कर दिया जाता है, तो शरीर में एक रिफाइनरी की भांति काम करती है किडनी। किडनी पूरे ब्लड का क्या करती है? फिल्टरलाइजेशन करती है, अर्थात रक्त को शुद्ध करती है, रक्त का शुद्धिकरण होता है, रक्त को अलग कर देती है, और संपूर्ण अपशिष्ट पदार्थ यूरिया को क्या कर देती है? अलग कर देती है। और उस किडनी के अंदर लगभग एक किडनी में 1,30,000 से 1,40,000 छोटी छोटी नसें पाई जाती है, और उन नसों का नाम है क्या? नेफ्रॉन। तो वो किडनी की क्रियात्मक इकाई या उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। फिर बात करते हैं अनुवांशिकी। अनुवांशिकी का काम क्या है? अनुवांशिकी किसे कहते हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का स्थानांतरण होना क्या कहलाता है? अनुवांशिकी। पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का स्थानांतरण होता है कोशिका के केंद्रक के कारण। केंद्रक में पाया जाता है डीएनए, डीएनए में पाया जाता है गुणसूत्र, और गुणसूत्रों का निर्माण होता है जीन से। इसलिए अनुवांशिकी की क्रियात्मक इकाई का नाम क्या है? जीन है। क्या है? जीन है। ठीक है, तो ये इतनी बातें लिखवा दे, फिर आगे बढ़े। ठीक है, चलो आओ, हेडिंग लगाओ कोशिका। बोल बोल के मैं लिखवाता हूं आपको, आप छापो। हेडिंग लगाइए कोशिका। लिखना कुछ नहीं, मैं बोल दूंगा, कीवर्ड जब समझ में नहीं आए तब देखने के लिए है, बाकी आपको एज इट इज लाइनें छापनी है। बायोलॉजी का पहला टॉपिक कोशिका, सेल। हाँ, हेडिंग लगा दी कोशिका। ठीक है, अब अंदर कोशिका हेडिंग लगाकर इसके सामने इसकी परिभाषा लिखो। शरीर की संरचनात्मक, मूलात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। शरीर की संरचनात्मक, मूलात्मक एवं क्रियात्मक इकाई अर्थांत शरीर की सबसे सूक्ष्म इकाई, कोशिका कहलाती है। शरीर की संरचनात्मक, क्रियात्मक एवं मूलात्मक इकाई अर्थात शरीर की सबसे सूक्ष्म इकाई कोशिका कहलाती है। पहुंच गए यहां तक? ठीक, फिर इसको उतारो।
कोशिका कोशिका, सिर्फ ये लाइन जो लाल मैंने लिखी है ना, कोशिका कोशिका से मिलकर उत्तक का निर्माण, उत्तक से अंग, अंग से तंत्र और तंत्र से शरीर। उतारो। कोशिका मिलकर किसका निर्माण करेगी? उत्तक का। उत्तक मिलकर किसका निर्माण करेंगे? अंग का। अंग से तंत्र और तंत्र से क्या बन गया? शरीर। और हमें शरीर की संरचना पढ़नी है। ठीक है, छाप दीजिए। अगली तीर लगा के लाइन लिखो, एजिटे लिखो। कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी तथा, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, साइटोलॉजी तथा उत्तकों का अध्ययन, तथा उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी तथा उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। ठीक, अगली लाइन लिखो। कोशिका की खोज, ये वन वर्ड लिखे हुए, मैं आपको पूरी लाइन एडजेक्टिव करवा दूं। पूरी बात जो चार बातें हैं, किसने खोजी, कब खोजी, किसमें खोजी, कैसी थी, सारी बात आ जाएगी उसमें। ठीक है, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में कोरक की छाल, कोरक की छाल में खोजी, कोरक की छाल में खोजी। अब कॉमा लगा कि इस लाइन को आगे लंबी कर दो। जो मतलब रॉबर्ट हुक ने खोजी वो कोशिका जो मृत या निर्जीव कोशिका थी, जो मृत या कैसी थी? निर्जीव, मृत या निर्जीव कोशिका थी, जो मृत या निर्जीव कोशिका थी। अगली लाइन तीर लगा के लिखिएगा, लिखो। अगली बात लिखो। सजीव या जीवित कोशिका के खोजकर्ता, सजीव या जीवित कोशिका के खोजकर्ता ल्यूवेनहॉक, सजीव या जीवित कोशिका की खोज, ऐसे लिख दो, सजीव या जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने सन 1674 जीवाणु में की। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने सन 1674 में जीवाणु में की। लिख दी सभी ने ये लाइन? ठीक, ओके, आगे बढ़े। हाँ, अब नोट लगाइए, इन 5 बातों को लिखते हैं, फिर आगे थ्योरी शुरू करते हैं। ये कुछ सामान्य परिचय में सीधी सीधी बातें हैं और लगभग मुझे पूरा विश्वास है आपको याद हो रही है, बातें हो रही है ना? ठीक है, नोट लगा के 1 नंबर लगा के लिखो, सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका। सीधा फैक्ट और सामने डैश लगा के आंसर, शॉर्ट और स्वीट। सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका, सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका, शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका, शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका है। अगली बात लिखो, सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका, सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका, सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया की कोशिका, माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया की कोशिका, माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया की कोशिका। अगली बात लिखो, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका,
मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु की कोशिका। अंडाणु की कोशिका। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु की कोशिका। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु की कोशिका। अगली बात लिखो, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु की कोशिका। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु की कोशिका। और अगली बात छापो, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका। ठीक, आगे लिखो। अगला भी ये चार बातें लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। पॉइंट बनाओ, रिमार्क, मतलब ये चारों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रत्येक अंक को जब अपन पढ़ेंगे तो ये अपने सामने और बातें आती रहेगी। चलिएगा, लिखो श्वसन तंत्र की क्रियात्मक इकाई। ये सारी बातें बहुत शानदार है एग्जाम के हिसाब से। श्वसन तंत्र की क्रियात्मक इकाई कूपिकाएं। अगली सेम बात है, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन। उत्सर्जन तंत्रिका तंत्र की न्यूरॉन, उत्सर्जन तंत्र की नेफ्रॉन और आनुवांशिकी की जीन। श्वसन तंत्र की क्रियात्मक इकाई कूपिकाएं, तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन और आनुवांशिकी की क्रियात्मक इकाई जीन। चले आगे, ठीक है, लिखो। अब आगे और समझते हैं कुछ बातें, फिर लिखते हैं। अब देखो, अब आगे बात करते हैं अपन कोशिका सिद्धांत की। किसकी? यहां तक अपन ने जाना कोशिका क्या है, अब बात करते हैं कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत किस प्रकार अस्तित्व में आया, कौन अस्तित्व में लाया, कोशिका सिद्धांत क्या कहना चाहता है, कितना लागू है, वर्तमान समय में इसकी क्या उपयोगिता है, इसको देखने का क्या करते हैं, हल्का सा प्रयास कर लेते हैं ना। अब देखो कोशिका सिद्धांत। पहली बात तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया? कोई भी सिद्धांत देने वाला प्रतिपादक कहलाता है। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, यानी यहां बात करते हैं कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादक। तो कोशिका सिद्धांत दो वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया। एक था कौन? स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और स्वान, दो वैज्ञानिकों ने कोशिका सिद्धांत को दिया, जो वर्तमान समय में कोशिका की हर बात के ऊपर लागू होता है। तो स्लाइडेन ने तो किसका अध्ययन किया? जंतु कोशिका का। किसका? जंतु कोशिका से संबंधित बातें बताई किसने? स्लाइडेन ने, जंतु कोशिका से संबंधित। और स्वान ने किसके बारे में बताया? पादप कोशिका के बारे में। पादप कोशिका से संबंधित जो संरचनाएं थी, कोशिका सिद्धांत था, जो थ्योरी प्रकट की, वो किसने की? स्वान ने। पादप कोशिका से संबंधित बात की स्वान ने। अब देखो स्लाइडेन और स्वान ने कहा क्या इस सिद्धांत के अनुसार? इन दोनों ने कहा कि प्रत्येक सजीव का निर्माण कोशिकाओं से मिलकर, प्रत्येक सजीव के शरीर का निर्माण कोशिकाओं से मिलकर बनता है। अर्थात शरीर की प्रत्येक प्रक्रियाओं का परिणाम कोशिका के अंदर घटित होने वाली जैविक घटनाओं का परिणाम है। जो बात मैंने शुरुआत में आपको बताई कि शरीर के द्वारा जितनी भी जैविक क्रिया, हमें लगता है कि शरीर क्या ले रहा है? श्वसन। जैसे एक श्वसन का उदाहरण माने, हमें लगता है शरीर क्या ले रहा है? श्वसन। लेकिन शरीर की कोशिका के अंदर स्थित माइटोकॉन्ड्रिया,
जो कोशिका के केब्स चक्र को पूरा करता है। श्वसन लिया गया ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में बदलकर ऑक्सीजन के माध्यम से ग्लूकोज का विखंडन करके शरीर को ऊर्जा प्रदान करके उसी ऑक्सीजन को किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। तो वो कोशिका का एक कोशिकांग है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। तो श्वसन क्रिया को संपन्न, हमें लगा कि हमने ऑक्सीजन ली और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी, लेकिन ली ऑक्सीजन, अंदर कौन सी मशीन लगी हुई है जो ऑक्सीजन को बदल किसमें देती है, कार्बन डाइऑक्साइड में, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया लगा हुआ है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसन स्थल कहते हैं। तो यानी इन्होंने यूं कहा कि प्रत्येक सजीव का शरीर एक तो कोशिकाओं से मिलकर बनता है। सजीवों का शरीर किससे मिलकर बना है, जिससे ये बात स्पष्ट हो गई कि शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन है, कोशिका। इस बात को इन्होंने स्पष्ट कर दिया। यानी सजीवों के शरीर का निर्माण किससे होता है, कोशिका से मिलकर होता है। ठीक। और अगली बात इन्होंने बताई कि शरीर के द्वारा जितनी भी घटनाएं, जितनी भी प्रक्रियाएं की जाती है, शरीर की प्रक्रियाएं, शरीर की प्रक्रियाएं क्या हैं, कोशिका की जैविक प्रक्रियाओं का परिणाम है। कोशिकाओं की जैविक प्रक्रियाओं का क्या है, परिणाम है। कोशिका के अंदर जो जैविक प्रक्रिया होती है वो संपूर्ण शरीर में सामूहिक रूप से घटना के रूप में हमें दिखाई देती है। तो जैविक प्रक्रियाओं का परिणाम है, ये किसने बताया, स्लाइडेन और स्वान ने बताया। इनकी बातों को आगे बढ़ाते हुए, इनकी बातों को आगे बढ़ाने के लिए एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था क्या था, यानी कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था क्या, विर्चाउ। क्या, विर्चाउ, या इनका दूसरा नाम क्या है, विर्चो। विर्चाउ या विर्चो नामक वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाते हुए स्लाइडेन और स्वान की बातों में हां से हां मिलाते हुए कहा कि प्रत्येक कोशिका का निर्माण, यानी नवीन कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विखंडन के कारण होता है। पूर्ववर्ती कोशिकाओं का आगे बढ़ाया, कोशिका सिद्धांत को एक तो क्या किया, कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाते हुए कहा कि जो नवीन कोशिकाओं का निर्माण होता है, जो नवीन कोशिकाओं का निर्माण होता है वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विखंडन के कारण होता है। नवीन कोशिकाओं का निर्माण किससे होता है, पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विखंडन से होता है। पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विखंडन के कारण नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और यहीं से कोशिका विभाजन का कंसेप्ट पैदा होता है। और आगे इसी कोशिका को, श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अपन कोशिका विभाजन का प्रोसेस भी देखेंगे। कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है। सामान्यतः नाम तो कईयों ने सुन रखा होगा। कौन कौन से होता है, कोशिका विभाजन के प्रकार बताओ देखे। कोशिका विभाजन 3 प्रकार से होता है ना, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। अब अपन आगे जब बढ़ते जाएंगे तो पढ़ेंगे तीनों क्या हैं, किस में होता है और तीनों में क्या फर्क है। अब देखो तो कोशिका विभाजन का कंसेप्ट यहीं से पैदा होता है। विर्चो ने आगे बढ़ाई ये बात, लेकिन यहां से एक रोड़ा और पैदा होता है। इन्होंने कहा कि प्रत्येक सजीव का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बनता है। प्रत्येक सजीव के शरीर की प्रक्रियाओं का परिणाम कोशिका की जैविक घटनाओं का परिणाम है। प्रत्येक नवीन कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विखंडन से होता है। लेकिन वहीं जिस प्रकार रोड़ा हर जगह आता है, चाहे सामाजिक काम हो, चाहे राष्ट्र लेवल का काम हो, कहीं न कहीं तो अपवाद जिंदगी में पैदा होते हैं। और अपवाद के रूप में सामने आया कोशिका सिद्धांत का अपवाद है कौन है, कोशिका सिद्धांत का अपवाद है वायरस। कौन है, वायरस इस कोशिका सिद्धांत का विखंडन करता है। वायरस को ही कहते हैं क्या कहते हैं, विषाणु कहते हैं। और वायरस इस कोशिका सिद्धांत का विखंडन करता है, अर्थात इस बात को फॉलो नहीं करता है। तो पर्सन एग्जाम में यूं आता है, कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन है, तो कौन है, वायरस है। क्योंकि वायरस की बड़ी विशिष्ट प्रणाली है, वायरस की बड़ी विशिष्ट प्रणाली है। वायरस एक ऐसा जीव है जो सजीव में सजीव तथा निर्जीव में निर्जीव। जब यदि वायरस, मानो किसी जगह आपने एक वायरस को डाल दिया, लाखों वर्षों तक यदि वो वायरस कहीं नहीं गया तो वहीं उसी अवस्था में पड़ा है। जब किसी सजीव के संपर्क में आ जाता है, चाहे भोजन के माध्यम से, चाहे वायु के माध्यम से, चाहे श्वसन के माध्यम से, किसी न किसी माध्यम में हजारों वर्षों के बाद जब वो सजीव के शरीर में प्रवेश करेगा तो वो क्या हो जाएगा,
पुनः जीवित हो जाएगा, सजीव हो जाएगा। और जब सजीव के शरीर से किसी भी प्रक्रिया के माध्यम से यदि बाहर निकलेगा, निर्जीव वस्तु पर निर्जीव पड़ा रहेगा। तो इसकी बड़ी विशिष्ट प्रणाली है, इसलिए कोशिका सिद्धांत को फॉलो नहीं करता है। इसलिए जो वायरस है वो सजीव जगत एवं निर्जीव जगत की मध्य की कड़ी है। क्या है? सजीव जगत व निर्जीव जगत के मध्य की संयोजक कड़ी किसे बोला जाता है? निर्जीव जगत के मध्य की संयोजक कड़ी। क्या संयोजक कड़ी किसे बोला जाता है? किसको बोला जाएगा? वायरस को। सजीव जगत एवं निर्जीव जगत के मध्य की कड़ी है वायरस। क्यों है? क्योंकि इसका कारण मैंने बता दिया। जब ये बात आ गई तो एक बात अपन और देख लेते हैं, पादप कोशिका और जंतु कोशिका के मध्य की कड़ी कौन है? मध्य की कड़ी का तात्पर्य यह है कि उसमें कुछ ऐसे लक्षण हैं जो जंतु कोशिका के भी पाए जाते हैं और कुछ पादप कोशिका के भी पाए जाते हैं। दोनों उसमें सिमिलरिटी है। जैसे उपधातु किसे कहते हैं? जिसमें धातुओं तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, वो क्या कहलाएगा? ठीक उस प्रकार तो जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका के मध्य की कड़ी, जंतु कोशिका व पादप कोशिका के मध्य की संयोजक कड़ी पूछे तो क्या है? हाँ, संयोजक कड़ी। तो वो है क्या? कौन है? जंतु कोशिका और पादप कोशिका के मध्य की संयोजक कड़ी है युग्लिना। कौन है? युग्लिना। ठीक है, इस बात को लिखते हैं अपन, फिर आगे बढ़ते हैं। कोशिकाओं के आधार पे जीव, कोशिकाओं के प्रकार। चलिएगा, हेडिंग लगाओ कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत और पहला पॉइंट लिखो प्रतिपादक। इतना तो आप सीधा भी लिख सकते हो। प्रतिपादक कौन है? स्लाइडेन और स्वान। जंतु कोशिका से संबंधित और पादप कोशिका से संबंधित ये पीछे लिख लो, फिर बोल के लिखाते हैं कि कोशिका सिद्धांत होता क्या है। यहां तक लिख लिया? अब लिखो अगली कहानी, तीर लगा के लिखो। इस सिद्धांत के अनुसार लिखो, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार सजीवों के शरीर का निर्माण कोशिकाओं से मिलकर होता है। सजीवों के शरीर का निर्माण, सजीवों के, इस सिद्धांत के अनुसार सजीवों के शरीर का निर्माण कोशिकाओं से मिलकर होता है। कोशिकाओं से मिलकर होता है। अर्थांत ये लाइन यूं कहना चाहती है, अर्थांत सजीवों के शरीर की प्रक्रियाएं, अर्थांत सजीवों के शरीर की प्रक्रियाएं, दोबारा बोलूं पूरा, इस तो होनी चाहिए कौन? अच्छा, वॉल्यूम बढ़ाऊं? ओ ठीक ठीक, बड़े प्रेम हूं, यूं को बड़े प्रेम बोलना है। ओके ओके। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक सजीव के शरीर का निर्माण कोशिकाओं से मिलकर होता है। अर्थांत सजीवों के शरीर की प्रक्रियाएं, सजीवों के शरीर की प्रक्रियाएं कोशिकाओं की जैविक प्रक्रियाओं का, कोशिकाओं की शरीर की जैविक, शरीर की प्रक्रियाओं, शरीर की प्रक्रियाएं कोशिकाओं की जैविक प्रक्रियाओं का परिणाम होती है। अर्थांत के बाद दोबारा बोलना है। अर्थांत सजीवों के शरीर की प्रक्रियाएं, यहां तक पहुंच गए? सजीवों के शरीर की प्रक्रियाएं कोशिकाओं की जैविक प्रक्रियाओं का, कोशिकाओं की जैविक प्रक्रियाओं का परिणाम होती है। यानी ये जैविक प्रक्रियाएं शरीर की किसका परिणाम होगी? कोशिका की जैविक प्रक्रियाओं का क्या होती है?
परिणाम होती है। अगली लाइन लिखो इसी कोशिका सिद्धांत में, लिखो विरचऊ या विरचो, विरचऊ क्या, विरचऊ या विरचो ने, विरचऊ या विरचो ने कोशिका सिद्धांत को, कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए कहा, विरचऊ या विरचो ने कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए कहा कि नवीन कोशिकाओं का निर्माण, आगे बढ़ाते हुए कहा कि नवीन कोशिकाओं का निर्माण, नवीन कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं के, नवीन कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विखंडन से होता है। नवीन कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विखंडन से होता है। ठीक है, अगली लाइन लिखो, वायरस या विषाणु कोशिका सिद्धांत का अपवाद होता है। वायरस या विषाणु कोशिका सिद्धांत का अपवाद होता है। वायरस या विषाणु कोशिका सिद्धांत का अपवाद होता है। ठीक है, फिर नोट लगाइए और लिखे, सजीव जगत व निर्जीव जगत के मध्य की, सजीव जगत व निर्जीव जगत के मध्य की संयोजक कड़ी, सजीव जगत एवं, नोट लगा के ये दो बातें लिखो, सजीव जगत एवं निर्जीव जगत के मध्य की कड़ी। वायरस सजीव जगत एवं निर्जीव जगत के मध्य की कड़ी कौन है? वायरस है। और जंतु कोशिका व पादप कोशिका के मध्य की कड़ी कौन है? युगलिना। युगलिना। इसके अलावा लिखना चाहो तो आर्थ्रोपोडा, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम की दृष्टि से इतना, बाकी आर्थ्रोपोडा और एनालिका संघ के मध्य कौन है? संयोजक कड़ी पेरीफेरा है। और भी बातें हैं। इसके अलावा जैसे वायरस की बात आई है, वायरस, वायरस के खोजकर्ता कौन है? हैं? वायरस के खोजकर्ता ल्यूवेनहॉक नहीं है। ल्यूवेनहॉक किसके हैं? बैक्टीरिया के हैं। और वायरस के कौन है? वायरस के खोजकर्ता इवॉन, यही है ना, इवॉन इसकी। वायरस के खोजकर्ता इवॉन इसकी है। और यदि पूछे ना बैक्टीरिया, क्या बैक्टीरिया जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? ओहो, जीवाणु। जीवाणु के खोजकर्ता कौन है? ल्यूवेनहॉक। लिखना चाहोगे तो इसी नोट में 3 नंबर बना के लिख दो, 3 और 4, इन बातों दोनों को लिख दो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसी नोट में 3 नंबर पॉइंट बनाओ और लिखो, क्या लिखोगे? वायरस के खोजकर्ता। वायरस के खोजकर्ता इवॉन इसकी। नजर आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है, मैं यहां और लिखता हूं, वायरस के खोजकर्ता इवॉन इसकी। नहीं, हाँ, इवॉन इसकी। वायरस के खोजकर्ता इवॉन इसकी, बैक्टीरिया या जीवाणु के खोजकर्ता ल्यूवेनहॉक। लिख दिया दोनों बातें, बैक्टीरिया के खोजकर्ता और वायरस के खोजकर्ता। चलिएगा आगे बढ़े। समझ में आना चाहिए एक एक शब्द, ठीक है?
बिना समझ में आया हुआ हाँ देना भी क्या है? बिल्कुल धापन गलत है। कानूनी अपराध तो संविधान को पढ़ियो नहीं, लेकिन ठीक ठाक गलत है। यदि अर्थ को पतो नहीं है, बिनो अर्थ काम करो ना, आप अर्थ कोई शब्द को के अर्थ है बिने जाननो बहुत आवश्यक है। यदि एडो जटिल शब्द आवे बिंगो एक्सप्लेन होनो भी जरूरी है, पतो होनो चाहिए। यदि अर्थ को पतो नहीं है, शब्द की दो सरल और उसका अपन को कोई शीर्षक पता नहीं है, तो उसका परिणाम क्या होगा? गंभीर। एक बात बताऊं आपको, कहानी सुनाऊं? हाँ ठीक है। एक बार एक वैसमैन सुनाई है, कई वैसों में उधर सुना के आ गया, इन्हें रीट वालों को सुना दी। रीट वालों तो कोई कौन बैठो, ठीक ठीक। अब सुनो, मैं सुनाता हूं आपको। यदि अर्थ पता नहीं हो तो क्या हाल होता है। एक बार एक कोई फौजी छुट्टी से क्या आ रहा था। हाँ, बड़ी प्रेरणादायी कहानी है। जिंदगी में जितना आए उतना, जितना ज्ञान हो उसी का एक्सप्लेन करना चाहिए। जब फौजी छुट्टी से घर आ रहा था और रास्ते में वो चल रहा था, तो एक बा उबा के करे हा एवड़ चारिया। बा बड़ा परेशान हो एड़ा, एवड़ में समझो। हाँ, इतना लंदन थे आयोड़ा वो नहीं हैंग समझो, ठीक। एवड़ चारिया बा बड़ा परेशान हो एड़ा, क्योंकि भिड़ते खेतों के मोह बिल्कुल बहुत ज्यादा परेशान है बा। और बा परेशान हो, फौजी साहब धके विनती करी के फौजी साहब थे तो बड़ा शूट बूट लगायोड़ा, बड़ी मस्ती हूं जा रहा हो, ई थोड़ली मिलिट्री में भर्ती होने वास्ते मने कितोक पढ़नो पड़ी। फौजी साहब कहो, बाबा केवल 3 किताब पढ़नी है। कितनी किताब? 3 किताब पढ़नी है। पहली किताब को नाम है यश, दूसरी किताब को नाम है नो, और तीसरी किताब को नाम है थैंक यू। और बाबे ने कोई पतो नहीं है कि यश गो अर्थ के है, नो गो अर्थ के है, और थैंक यू गो अर्थ। फौजी साहब कहो 3 किताबों हैं, ट्रेनिंग बाबा साहब हूं पूरी दे दे, लेकिन इंगे लिए फीस लगेला। बाबे कहो हाल तो कोई, हाँ हाल गेटा बकरा बिक्या को नहीं, ज्यादा फीस तो कोई नहीं, लेकिन अपने गले के मोह 3 तोलों को होने को फूल है, ओ फौज साहब थोने दे दूं और थे अपने पूरी ट्रेनिंग करवाई दो। तो फौज साहब होने को 3 तोलों को फूल ले पर 4-5 बार बोलिया यस नो थैंक यू, यस नो थैंक यू। बाबू लारे लारे बोलिया यस नो थैंक यू, यस नो थैंक यू। एक बार बाबे बैग गैर लगान रिवीजन कियो कि यस नो थैंक यू, मतलब अपने तो ज्वाइनिंग लेटर हाथ में आनो तय है। अब बाबे भी हागी जिगाई में 150 एवड़ छोड़ दी, कम कम 5 लाख ऊपर की ही। और बाबू छोड़न जाता रिया कित जिन जगह मिलिट्री उतरूड़ी। बाबू आराम बैठा, बाबे देखियो प्रोसेस है, सरकार को सिस्टम है, आप ही होतो रही। अब बाबू जान आराम बैठा, जिते बिन मिलिट्री में कोई एक फौजी साहब की कोई सूटकेस चोरी होगी, और बा फौजियों की पुलिस ढूंढती ढूंढती बाबे कने पहुंची, और पूरा पूरा फौज का आदमी एक बाबू आउट ऑफ, और भाई ओपरू आदमी देख पुलिस ने शक हो के बाबू क्यों आया है। बाबे ने, अब बाबे देखियो आई है एंट्री वाली टीम, अब ज्वाइनिंग होनी तय है, बस खाता नंबर 11 आया। बाबे ने पहलो क्वेश्चन पूछो, बाबा सूटकेस देखी? के यस। के बाबा वापिस दे दो? नो। बाबा फौज है चमड़ी उतर जेला? के थैंक यू। बाबा सूटकेस ली? यस। बाबे देखियो रिवीजन हो रहा है, फाइनल ऊंची कर्नल पोस्ट मत ले जाए ओले ओले। के वापिस दोगे? नो। बाबा रंग रंगीला पटा कुर्जिएला? के थैंक यू। एक पुलिस वाले कहो बाबे के भेजो ठीक को नहीं, थोड़ा साइड में लो, थोड़ा साइड में लेन हाथ न 8 उतारिया। बाबू के मारो क्यों? के सूटकेस ली? के बाप सोगन औखे ही नहीं देखी, 3 तोलों को फूल दे परो ने मोरो माथे हाथ लठ लिया, इंगे अलावा कहीं नहीं करियो। तो कहने को मतलब तय है कि चीज को अर्थ पूर्ण रूपेण आनो जरूरी है। चीज बिती में ही हो देनो, सब्जेक्ट कोई हो कोई दिक्कत नहीं है, चीज बड़ी गंभीरता समझ नहीं आगे बढ़नो, बिंगी सार्थकता है कोचिंग में बैठने को और कोचिंग में पढ़ाने की। ठीक है, अब अपने आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़े। ठीक, नहीं अभी टाइम कहाँ हुआ है? ठीक ठीक। अब कोशिकाओं की संख्या के आधार पे दुनिया में 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। जिन जीवों का शरीर एक कोशिका से मिलकर बनता है वो कैसे जीव है? एक कोशिकीय। और जिन जीवों का शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने वो कैसे है? बिल्कुल, जैसा नाम वैसी परिभाषा है, लेकिन सिर्फ हमें याद रखना है कि एक कोशिकीय जीव कौन कौन से। उदाहरण, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है निम्न में से कौन से एक कोशिकीय जीव है और निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव
नहीं है। इसलिए हमें एक कोशिकीय जीवों के उदाहरण याद रखने हैं और पीछे बचे हुए सारे उदाहरण किसके हो जाएंगे? बहुकोशिकीय जीव के। तो यहाँ अपना जो शीर्षक है वो तो यह है, जीवों में कोशिका की संख्या के आधार पर जीवों के प्रकार। कोशिका की संख्या के आधार पर जीव, कोशिका की संख्या के आधार पर, हाँ, संख्या के आधार पर जीव। ठीक, तो कोशिका की संख्या के आधार पे जीव कितने प्रकार के होते हैं? 2। पहला है क्या? एक कोशिका। परिभाषा लिखने की आवश्यकता नहीं, बोल के भी मैं बता दूंगा। एक कोशिकीय जीव, जिन जीवों का शरीर कितनी कोशिकाओं से मिलकर बने? बिल्कुल, जिन जीवों का शरीर एक कोशिका से मिलकर बना हो वो कैसे जीव कहलाते हैं? एक कोशिकीय। कौन कौन से हैं? कौन कौन से? अमीबा और पैरामीशियम। और आपको वैसे ये बात भी ध्यान रखनी है, यदि कोई आप जैसे कर रहे हो, सिर्फ आपको छठी से लेके 10वीं तक, छठी से लेके 10वीं तक की जो एनसीईआरटी की किताबें चलती हैं स्कूल में, उससे बार परीक्षा में उदाहरण का नाम भी नहीं आएगा। उदाहरण भी वो पूछा जाएगा जो छठी से 10वीं तक अपने जो सिलेबस में टॉपिक शामिल है, उसमें से उन 5 में से जिस किताब में टॉपिक दिया हुआ है उसी का उदाहरण सीधा पूछा जाएगा। चाहे रीट हो और चाहे आपका ये 4th ग्रेड हो, एजीटी उदाहरण उन किताबों में से आएगा। उदाहरण भी बाहर से नहीं पूछे जाते। वो किताबें बहुत है, लेकिन आपको किताबें पढ़नी नहीं है, उन किताबों को पढ़कर मुझे पढ़ाना है। और जो यहाँ परोसा जा रहा है वो एजीटे अंतर्ग्रहण करना है, पूरा पूरा नहीं करना है, फट फाट ना जाओ, लेकिन लिमिटेड करना है, 100% करना है। अब सुनो, यही वो उन किताबों में जो उदाहरण है, अमीबा, पैरामीशियम, इसके अलावा क्या है? बैक्टीरिया, और इसके अलावा शैवाल। क्या? शैवाल। ये सारे जीव किस प्रकार की कोशिकाओं के उदाहरण है? एक कोशिकीय जीव है। और मैं बात करूं किसकी? बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीवों की यदि बात की जाए, जिन जीवों का शरीर एक से अधिक, एक से दो या दो से अधिक, या फिर मान सकते हैं क्या, एक से अधिक, जिन जीवों का शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने वो क्या कहलाएगा? बहुकोशिकीय। जिसके अंतर्गत कौन आएंगे? सभी जंतु। अब जो पीछे बचे हैं सारे जंतु, सारे पादप, और इसके अलावा एक आपको यूनिक उदाहरण याद रखना है, वो है क्या? कवक। और ये परीक्षा में प्रश्न पूछा, अपन सोचते हैं कवक बहुत छोटा जीव है, इसलिए किस प्रकार है? एक कोशिकीय जीव है। जबकि कवक किस प्रकार का जीव है? बहुकोशिकीय जीव है। तो ये प्रश्न, यहां से प्रश्न बनता है, निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है? तो अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, शैवाल में से एक ऑप्शन, और एक क्या होता है? कवक। तो कवक बहुकोशिकीय है, जबकि शैवाल एक कोशिकीय जीव है। इतनी बात लिखते हैं, फिर पढ़ते हैं कोशिकाओं के प्रकार। लिख दें? चलो लिखो। हेडिंग लगाओ। क्या हेडिंग यूं लगानी है? कोशिका की संख्या के आधार पर जीव। कोशिका की संख्या के आधार पे जीव। कोशिका की संख्या के आधार पर जीव, ये लिखो। फिर 2 प्रकार के होते हैं, इनको लिख लेते हैं। सामान्य और सरल बात है बहुत। कोशिका की संख्या के आधार पर जीव। छपकी हेडिंग, पहला लिखो एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव, इसकी परिभाषा लिखो। वे जीव जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना हो, बस। ओके। वे जीव जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना हो, जैसे मिलकर बना हो, जैसे ये उदाहरण लिख दो, अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, शैवाल। अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया और शैवाल। एक कोशिकीय जीव, अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया और शैवाल। लिख दिया? अगली हेडिंग
दूसरा प्रकार लिखो बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव, वे जीव, लिख दिया नहीं? पीछे बढ़ो, कहां कहां लिख रहे हो आप? सवाल पहुंचा थे? अच्छा बैक्टीरिया कित पहुंच, अच्छा वो बैक्टीरिया, ठीक ठीक, बैक्टीरिया सवाल आवणो है। उदाहरण लिखियो अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, सवाल, ठीक। हेडिंग लिखो बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव, लिखो वे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना हो। बस एक की जगह एक से अधिक लिखना है, सेम है पहले वाली लाइन। वे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना हो, जैसे जंतु, पादप, कवक। उदाहरण लिख लो, जंतु, पादप, कवक, लिख दिया। अब अपन आगे पढ़ेंगे क्या? कोशिका के प्रकार। कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है, उन प्रकारों में क्या अंतर है। शैवाल क्या होता है? अच्छा, कवक क्या होता है? हाँ, शैवाल एक प्रकार का पादप है। क्या है? एक प्रकार का पादप है। और कवक और शैवाल दोनों के से जीव से उत्पन्न होता है कौन? लाइकेन। जो लाइकेन जैसे जल होता है ना, जल भरा हुआ होता है जिसके नीचे हरी हरी पट्टी जमती है, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, उन लाइकेन, ये प्रश्न बहुत आता है, वैसे आगे आप इतना मामला था नहीं। लाइकेन और शैवाल दोनों के सजीव, यानी प्रश्न पूछा जाता है कि लाइकेन किसका सजीवी है, किन दोनों से मिलकर? एक पैदा करता है और दूसरा पोषण की पूर्ति। कवकों से पैदा होता है और शैवाल पोषण की पूर्ति करता है, जिससे लाइकेन का निर्माण होता है। ठीक है ना, वो है शैवाल। अब बात करते हैं कोशिका के प्रकार। क्या बात करते हैं? ठीक, आराम से समझिएगा, लिखना नहीं है, आराम से मैं चार्ट बनाता हूं, फिर एक एक को देखेंगे। कोशिका के प्रकार। कोशिका मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? 3, 2, ठीक। कौन कौन सी? प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका और क्या? यूकैरियोटिक कोशिका। पहले अपन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को जानेंगे, फिर इस यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कितने प्रकार होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका 2 प्रकार की होती है, जिनका नाम आपने बहुत बार सुना है, और वो कौन कौन सी? जंतु कोशिका और पादप कोशिका। जंतु कोशिका और पादप कोशिका। जंतु कोशिका ये है कोशिका के प्रकार। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक 2 होती, और यूकैरियोटिक कोशिका में आती है जंतु कोशिका और पादप कोशिका। पहले अपन जानते हैं कि इसको प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या अंतर है। जान ले, बिल्कुल सरल सरल बातें हैं, ज्यादा लोड तो नहीं ले रहे हो ना आप? फिर ले रहे हो तो कह देना, फिर अपने क्या है, अपने पास कई फॉर्मूले, नया चेंज कर देंगे। ठीक है, प्रोकैरियोटिक, हाँ कहा नहीं सुना देंगे, जागरण में सुनाए। वैसे बात किसकी करें? प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। ठीक है, प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। ठीक है, बहुत सामान्य अंतर है, और क्या क्वेश्चन बनते हैं उनको जानते हैं। तो अपन आधार लेते हैं, आधारों के आधार पे क्या निकालते हैं? अंतर। या मैं नीचे एक एक आधार ले लेता हूं, इन आधारों के आधार पे क्या निकाल लेंगे, और इधर लिख देता हूं कौन सी कोशिका? प्रोकैरियोटिक। ठीक, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यहां बात कर ले किसकी?
यूकेरियोटिक कोशिका। ठीक, आधार उठाते हैं, या आधारों की बात करते हैं, उनके आधार पे अपन अंतर निकालेंगे। पहला आधार किसकी बात करें? हाँ, जैसे केंद्रक की क्या स्थिति होती है? केंद्रक। अगली बात करें क्या? बिल्कुल, कोशिकांग या राइबोसोम पहले लेते हैं। हाँ, कोशिकांग लेते हैं, अन्य कोशिकांग की बाद में बात करते हैं। कोशिकांग क्या? हाँ। फिर एक इसकी खास विशेषता, जहां से हमेशा प्रश्न बनते रहते हैं, राइबोसोम। और फिर जनन मान लेते हैं, कोशिका विभाजन, समझ में आ जाएगी सारी कहानी, बहुत सरल है, लंबी कहानी, अभी अपन आगे बढ़ाते हैं इसको। कोशिका विभाजन, अगला आधार लेते हैं गुणसूत्र और जनन हो गया, गुणसूत्र, और फिर बात कर लेते हैं किसके उदाहरण, किस किस में यूकेरियोटिक कोशिका होती है और किस में प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। अब आराम से समझिएगा, एक एक बिंदु के ऊपर अपन डिस्कस करते हैं। अब आपको मोटा मोटी यूं याद रखना है कि यूकेरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिका अति सूक्ष्म जीवाणुओं में होती है। और अब सबसे पहले केंद्रक जो कोशिका का महत्वपूर्ण होता है, जो कोशिका को नियंत्रित करता है, जिसे कोशिका का सीपीयू कहा जाता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर केंद्रक क्या होता है? अनुपस्थित। बहुत शॉर्ट लिख रहा हूं और बातें सारी इसमें गहरी है, और सारणी के माध्यम से लिखाने के दो फायदे हैं, एक तो अति संक्षिप्त और शॉर्ट नजर आता है, और दूसरा एक जगह लिखा हुआ तुलनात्मक रूप से आसानी से डाउट होते ही क्लियरेंस हो जाता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर अनुपस्थित होता है केंद्रक, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका, जिनमें जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों आती है, बड़े जीव आते हैं, और हमें पता है जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों के अंदर केंद्रक क्या होता है? वेरी गुड। तो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक क्या होता है? उपस्थित। ठीक है, फिर बात करते हैं कोशिकांग, यानी अब केंद्रक को अन्य कोशिकांग, सारे कोशिकांग, जिसके अंदर कोशिकांग यानी कोशिका प्लस अंग, कोशिका के अंग जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, गोल्जी कोय, ये सारे के सारे क्या हैं? कोशिकांग है। तो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में सारे के सारे केंद्रक सहित सारे कोशिकांग क्या हैं? लेकिन एक अपवाद है, इसको आगे लिखता हूं मैं उस हिसाब से। कोशिकांग क्या होते हैं? अनुपस्थित। क्या होते हैं? लेकिन एकमात्र कोशिकांग पाया जाता है केवल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, और जिसका नाम है राइबोसोम। क्या है? ये अपवाद है अनुपस्थित, लेकिन एक अपवाद है, कौन? राइबोसोम। और यहीं से परीक्षा में प्रश्न आता है सबसे ज्यादा। एकमात्र कोशिकांग जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है वो कौन है? राइबोसोम। जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में सारे के सारे कोशिकांग क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। फिर राइबोसोम की कहानी करें। अब राइबोसोम इसमें उपस्थित है और इसमें भी है, लेकिन थोड़ा फर्क है, छोटे बड़े हैं। तो राइबोसोम को आधार मान की बात करें तो यहां से तो बात क्लियर हो गई कि राइबोसोम पाया तो जाता है। क्लियर हुई कि नहीं हुई? लेकिन ये कितना, किस प्रकार का पाया जाता है? 70 स्टेनबर्ग का। दो प्रकार के राइबोसोम होते हैं, 70 स्टेनबर्ग और 80 स्टेनबर्ग का। तो राइबोसोम जो पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70 स्टेनबर्ग का है, और यूकेरियोटिक कोशिकाओं में बड़ा पाया जाता है, उपस्थित है, और किस प्रकार का है? ये इसके मापने की इकाई है, एस का अर्थ है स्टेनबर्ग, राइबोसोम को मापने की इकाई। ठीक है, अब बात करते हैं अगली बात जनन की। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, छोटे जीवों के अंदर केवल कौन सा जनन पाया जाता है? अलैंगिक। कौन सा पाया जाता है? केवल अलैंगिक जनन पाया जाता है। अलैंगिक जनन, केवल इसमें अलैंगिक ही जनन पाया जाएगा। इस कुल मिला के यहां बात यह है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में लैंगिक जनन नहीं होगा, जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में सामान्यतः तो लैंगिक जनन होता है, लेकिन अलैंगिक जनन भी कुछ जीवों में पाया जा सकता है। लेकिन यह बात यहां तय है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केवल कौन सा जनन होगा? अलैंगिक, लैंगिक नहीं होगा। तो यहां जनन की बात करें, सामान्यतः मुख्य रूप से तो लैंगिक है, लेकिन वैसे दोनों जनन भी पाए जा सकते हैं, अलैंगिक व लैंगिक जनन। ठीक है, फिर बात करते हैं अगली क्या? कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन तीन प्रकार का होता है।
प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका विभाजन एक विधि से होता है जिसका नाम है असूत्री। अलैंगिक जनन में विभाजन एक प्रकार से होता है और वो होता है असूत्री, क्योंकि यहाँ सारा अलैंगिक जनन होता है, जिसकी वजह से कोशिका विभाजन कौन सा पाया जाएगा? असूत्री। और ये प्रश्न दूसरा इस स्लाइड का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किस प्रकार का विभाजन पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? असूत्री। जबकि आगे मैं बताऊंगा असूत्री में क्या होता है। असूत्री वैसे सामान्यतः बात बता दूं तो यूं होता है, असूत्री कोशिका विभाजन के अंदर जीव के किसी भाग में एक उभार आता है। क्या आता है? उभार आकर उसमें नए केंद्रक का निर्माण होता है और वो केंद्रक टूट जाता है, तो एक से कितनी कोशिका बन गई? 2, तो कोशिका विभाजन हो गया, जिसके अंदर कई सारी विधियां हैं, जैसे मुकुलन विधि, विखंडन विधि, बहुविखंडन, द्विविखंडन, क्लोन। ये सारी विधियां अलैंगिक जनन की विधियां हैं और जिसमें असूत्री विभाजन पाया जाता है। और यूकेरियोटिक कोशिकाओं में 2 प्रकार का कोशिका विभाजन पाया जाता है, एक तो अर्धसूत्री, क्या? अर्धसूत्री, और दूसरा समसूत्री। अब अर्धसूत्री क्यों? कोशिका विभाजन में जब गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है तब तो क्या होता है? अर्धसूत्री। जब एक कोशिका टूटकर एक मदर सेल, एक मात्र कोशिका 4 डॉटर सेल में टूटती है तब गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, इसलिए इसको अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। और जिसमें गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है उसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। आगे पढ़ेंगे तब देखेंगे लैंगिक कोशिकाओं में कौन सा होता है, जनन कोशिकाओं में कौन सा विभाजन होता है और कायिक कोशिकाओं में कौन सा विभाजन पाया जाता है। जब विभाजन पढ़ेंगे, सारा एक साथ नहीं हो जाए आपके मसाला, बस धीरे 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 सारी बातें आ जाएगी। अब अगली बात करते हैं गुणसूत्र। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? एक गुणसूत्र पाया जाता है। कितना? एक गुणसूत्र। जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में हर जीवों में अलग अलग है, लेकिन एक से क्या है? बिल्कुल, एक से अधिक गुणसूत्र। और अगली बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं किन किन जीवों में पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो सबसे फेवरेट जो उदाहरण है वो है क्या? नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल, बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल, बैक्टीरिया और कौन सा है? हाँ, फंजाई, कवक। कवक। और इधर बात करें तो कौन? जंतु एवं पादप। जो जंतु कोशिका और पादप कोशिका के सारे उदाहरण हैं। जंतु और पादप ये है क्या? इनके उदाहरण। इनमें ये कोशिकाएं पाई जाती है। ये बात है अपनी किसकी? यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण। हाँ हाँ कर देंगे, लेकिन इसको सेट कर दूं। नीचे नहीं आ रहा है, बैक है, ये लो। हाँ, यही पूरा सीधा उतारना है। कोशिका के प्रकार, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका। समझ में तो आ रहा है ना? ओके ओके। इसको उतारो आराम से। अच्छा, टाइम हो चुका है। लिख दिया? ठीक। अब अगली इसी कोई एज इट ही उतारना है आपको। वैसे दिखाई दे रहा है क्या? कोशिश तो कर रहा हूं मैं, लेकिन ये नीचे क्यों नहीं आ रहा है? यूं? धन्यवाद, थैंक यू। ओके, अब पीछे तक दिखाई दे रहा है? ठीक। आज के लिए इतना खूब है ना। कल पढ़ते हैं जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर, फिर कोशिकांग, फिर कोशिका विभाजन। और हमेशा 5 मिनट पहले पूछा जाएगा क्लास स्टार्ट होने से पहले, प्रत्येक दिन